हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? मैं विशाल जायसवाल आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जीएस क्रांति विथ विशाल में। दोस्तों, अब तक हम लोगों ने जो जो पढ़ा, अब उसी का हम अगले क्रम में आज हम अपने अगले चैप्टर में, आप चैप्टर कह सकते हो, अगला क्रम कह सकते हो, परिवर्तन की अगली दिशा कह सकते हो, हम उस क्रम में अपने स्कीम आपको मैं बता चुका हूँ कि किस प्रकार से हम लोगों ने आधुनिक पश्चिम उद्भव से परिवर्तन को देखते हुए, मतलब कि हम लोगों ने पहले प्राचीन यूरोप में प्राचीन व्यवस्था को देखा, फिर मध्ययुगीन व्यवस्था को देखा, किस प्रकार मध्ययुगीन व्यवस्थाएं हमें परिवर्तन को रोक रही थी। फिर आगे आधुनिक पश्चिम का उद्भव होता है। आधुनिक पश्चिम का उद्भव के जरिए, व्यावसायिक क्रांति के जरिए किस प्रकार से पुनर्जागरण और प्रबोधन काल और पुनर्जागरण प्रबोधन के जरिए हम आगे बढ़ते हुए उसका प्रभाव हम अमेरिकी क्रांति में देखते हैं। अमेरिकी क्रांति होता है। अब हम अमेरिकी क्रांति से किस प्रकार से फ्रांसीसी क्रांति का अटैचमेंट है, हम इसको पढ़ने वाले हैं। हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि यहाँ पर हम जो भी पढ़ने वाले हैं, हमें रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमें सिर्फ एक एक क्रम करके परिवर्तन को देखना है, परिवर्तन को समझना है, ताकि हमें कभी भी किसी भी इतिहास विषयों को लेकर जो एक गलत परसेप्शन बन चुका है कि इतिहास का सिलेबस बड़ा है, रटना है, इन सारे परसेप्शन को हमें तोड़ना है और हमें इतिहास विषय को एक बेहतरीन सब्जेक्ट जो है उसको जीना है। हमें उसको रटना नहीं, उसको जीना है, उसको समझना है, उसको एक नज़रिए के एक अलग दृष्टिकोण उसके प्रति हमें हमें व्यवस्थित करना होगा। समझ रहे हैं ना? तो अब हम अपने क्रम में फ्रांसीसी क्रांति। दोस्तों, फ्रांसीसी क्रांति जो है एक युगांतरकारी परिवर्तन को दिखाता है यूरोप में। आपको पता है कि यूरोप में सबसे पहले जो था, यूरोप में जब प्रबोधन काल और पुनर्जागरण के काल के बाद जो भी परिवर्तन हुए वहाँ पर उस समय लगभग 1643 ईस्वी से लेकर 1712-13 ईस्वी तक लुई 14वां था, जो उसने परिवर्तन को बेहतरीन तरीके से परिवर्तित किया और एक सामंतवाद की समाप्ति हुई और अन्य चीज़ें भी परिवर्तन हुई। वहाँ पर अच्छे जो राजतंत्र है, एक प्रबुद्ध राजतंत्र के रूप में स्थापना किया, सामाजिक कल्याण की भी बातें की। लेकिन उसके बाद जो उसके उत्तराधिकारी हुई, लुई 15वां हुआ, लुई 16वां हुआ, ये एक अयोग्य शासक के रूप में सिद्ध हुए। इनकी अयोग्यता ने इस कदर यूरोप में, फ्रांस में लोगों के मन में, लोग जो निम्न वर्ग के लोग थे, उनके मन में एक ऐसी उत्कंठा उत्पन्न थी जो हर समय किसी न किसी तरीके से उत्कंठित होते रहते थे, लेकिन उनके पास इतनी साहस नहीं हुआ करता था कि विरोध करते। अब ऐसा क्या हुआ कि 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति हो जाती है और 1789 की जो फ्रांसीसी क्रांति है, आखिर 1789 में ही क्यों होती है, इसके क्या कारण थे, इसके कारण क्या थे, इसमें इसका प्रभाव क्या हुआ, इसमें स्वरूप क्या था, मध्यवर्ग की भूमिका क्या थी, राजनीतिक कारण क्या थे, सामाजिक कारण क्या थे, आर्थिक कारण क्या थे, इसमें मध्य वर्ग और निम्न वर्ग का क्या भूमिका थी। इन सारे मुद्दों को हम एक एक करके बहुत अच्छे तरीके से देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। कम से कम हमें लगता है कि फ्रांसीसी क्रांति 5 से 6 वीडियो लग जाएंगे हमें एक घंटे के, और इसको लिखाने में, नोट्स बनवाने में, ताकि और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएंगे वो उसको हमें देखेंगे। आपको पता है कि जब हम इसके पहले हम लोग देख रहे थे, जब यूरोप में परिवर्तन हो रहे थे कि किस प्रकार से राजतंत्र और कुलीन तंत्र राजतंत्र कुलीन तंत्र एक हो गए थे और मध्यवर्ग के विपरीत ना, कि पहले तो राजतंत्र और मध्यवर्ग एक हुआ था ताकि कुलीन और सामंतवाद को ख़त्म कर दिया जाए। फिर आगे चरण में जैसे जैसे मध्यवर्ग अपने आप में उसकी क्षमतावान हुआ और वह राजतंत्र के प्रति एक प्रश्नों की तालिका दे दिया। तो किस प्रकार से उसने मध्यवर्ग और राजतंत्र में क्या संबंध थे, इन सारे संबंधों का हमें जो जवाब वहाँ पर हमें मिला था, जो हम पुनर्जागरण काल से अब प्रबोधन काल में जो भी परिवर्तन की दिशा शुरू हुई थी, वो कहीं न कहीं पूर्ण रूप से जो अच्छी तरीके से परिवर्तन था वो जाके फ्रांसीसी क्रांति के बाद ही हमें दिखाई पड़ता है कि अलग अलग लोगों के जो जितने वर्ग थे उन वर्गों में क्या संबंध थे, राजतंत्र मध्य वर्ग के बीच क्या संबंध था, आगे चेंजेज हुआ
और कुलीन वर्ग और राजतंत्र के बीच क्या संबंध हुआ, क्योंकि आपको पता है कि जब प्रबोधन काल और पुनर्जागरण काल में इस सामंतवाद कुलीन तंत्र के चीज़ें खत्म हो गई बहुत हद तक लुई 14वें के काल में, फिर आगे लुई 15वें और लुई 16वें के काल में कुलीन तंत्र लोग, बहुत सारे पादरी वर्ग लोग बहुत सारे अपने विशेषाधिकार प्राप्त खुद कर लिए, लेकिन वो भी अभी उस हद तक अब क्षमतावान नहीं रह गए कि वह क्षमतावान नहीं रह गए कि वह बहुत ज़्यादा क्षमतावान न होने के बावजूद भी वह चाहते थे कि राजतंत्र से हमें और भी शक्तियाँ मिले और भी पावर मिले। और इधर मध्य वर्ग जो था, मध्य वर्ग इस काल में और क्षमतावान हो गया, इसकी आर्थिक स्थिति और मजबूत हो गई, लेकिन ये जनसाधारण में ही गिनती होती थी, इसकी कोई भूमिका नहीं होती थी, इसका शासन प्रशासन में कोई भूमिका नहीं होती थी, अच्छे उच्च पदों पर कुलीन तंत्र की भूमिका होती थी। तो मध्य वर्ग भी के अंदर उत्कंठा हर समय रहती थी कि हम इतने आर्थिक संपन्न होने के बावजूद भी हमें इज्जत नहीं मिल रही है, हमें सम्मान नहीं मिल रहा है, तो इसके अंदर भी उत्कंठा होती थी। वो उधर निम्न वर्ग जो था, निम्न वर्ग बेचारा तो वो तो जनसाधारण किसान मजदूर वर्ग व कुलीन को अलग कर दे, दारथ नामक कर अलग, पादरी लोगों को दारथ नामक कर हर समय दे, धार्मिक कर हुआ था, दारथ एक धार्मिक कर होता था, और कुलीनों को हर समय उपहार दे, जो भी उसको किसान जो भी अपना उत्पादन करता उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कुलीनों को दे देता था। तो उसके अंदर भी उत्कंठा थी। और कुलीन वर्ग जो था, कुलीन वर्ग भी वो राजतंत्र से बहुत ज़्यादा अपनी शक्तियाँ प्राप्त करना चाहता था। उधर मध्य वर्ग से भी मध्य वर्ग जो उसके मध्य वर्ग से भी संघर्षरत था, क्योंकि मध्य वर्ग कुलीन तंत्र को खत्म करना चाहता था, उसके विशेषाधिकार को खत्म करना चाहता था। उधर राजतंत्र भी अपनी आर्थिक स्थिति से जूझ रहा था, तो राजतंत्र भी चाह रहा था कि जो कर का आयाम है एक ही लोग देते हैं, मतलब कि सिर्फ थर्ड स्टेट, मतलब कि सामाजिक वर्ग के अंतर्गत सिर्फ समान जनसाधारण लोग कर देते हैं, क्यों ना पादरी वर्ग भी और कुलीन वर्ग भी कर दे, ताकि राजतंत्र की व्यवस्था अच्छी हो। तो इन सारे से तकराहट मची हुई थी। इन सारे तकराहटों के बीच में, जब ये सारी तकराहट पहले से बची थी, पुरातन व्यवस्था पहले से स्थापित थी, तो ये सारी जब व्यवस्थाएं थी, उसी समय आपको पता है कि अमेरिकी क्रांति होती है। अमेरिकी क्रांति के दौरान आपको जब पता है कि उधर ऊपर का जो क्षेत्र था, क्या नाम है, जो ऊपर का कनाडा वाला क्षेत्र हुआ करता था, जो वहाँ से जब फ्रांसीसी लोग हार गए ब्रिटिश से, आपको बताएं कि अमेरिकी आखिर क्रांति क्यों नहीं हो रही थी। उसको डर था कि ऊपर फ्रांसीसी लोग हैं, कहीं हम क्रांति कर लें और फ्रांसीसी इधर ब्रिटेन को भेज दे, फ्रांसीसी हमें कब्जा कर लें। लेकिन जब सप्तवर्षीय युद्ध 1763 ईस्वी में होता है, सप्तवर्षीय युद्ध के दौरान जब फ्रांस कनाडा से बाहर हो जाता है, तो उसके अंदर एक क्षुब्ध भावना हर समय रहती थी कि क्यों हम ब्रिटेन को बाहर करने के लिए। लेकिन वही होता है कि ब्रिटेन को बाहर करने के लिए उनके अंदर जो क्षुब्ध भावनाएं होती थी, आगे चलकर वही जब अमेरिकी क्रांति होती है, तो अमेरिका का फ्रांस बहुत ज़्यादा मदद करता है। वो अटलांटिक सागर में, महासागर में अपनी बेड़ाएं, अपना नौकायान लेकर ब्रिटेन की सेनाओं को रोकता था, ताकि इसी तरीके से उनका बहुत सारा धन भी खर्च हो जाता था। लेकिन वही जब धन खर्च हो जाता है, आगे चलकर जब यहाँ के जब धन खर्च होता है, तो वहाँ लुई 16वां वहाँ का शासक हुआ करता था, तो उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। जब उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है, तो उनके यहाँ और दिक्कत पैदा हो जाती थी। जब आर्थिक स्थिति खराब होगी, तो वहाँ की व्यय नीति जो था और बेकार सा था। वो क्या करते थे व्यय नीति में कि जैसे जैसे उनकी स्थिति खराब होती थी, वह कर के जरिए अपना क्या नाम है, अपने व्यय की पूर्ति करते थे। अब आप ही बताओ कि अगर आपका जेब में पैसे कम हैं, तो आप अपने खर्च को नियंत्रित करोगे कि हर समय मांगने के जरिए से कि मांग कर आपको, या फिर कर लेकर अगर आप करोगे, तो दूसरे के ऊपर प्रभाव ज़्यादा पड़ेगा। आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, अपने विलासितापूर्ण जीवन जी रहे हैं, अपने आप खर्च को कम करने के बजाय आप दूसरे से, मतलब कि अन्य जो, क्योंकि कर तो एक ही लोग देते थे, किसान मजदूर और जो कुलीन तंत्र पादरी वाले लोग थे, ये लोग तो कर देते नहीं थे, ये विशेषाधिकार प्राप्त थे। तो निम्न वर्ग इससे परेशान हुआ। तो अब निम्न वर्ग परेशान होता है इसी के जरिए। तो यही सारे कारण बन जाते हैं कि ऐसे से धीरे धीरे फूट कारण बन जाता है। उधर मॉन्टेस्क्यू जैसे लोग, दिदिरो जैसे लोग और एडम स्मिथ जैसे
लोग जो मुक्त अर्थव्यवस्था की बात करें, मतलब ये सारे लोग मिलजुल कर फ्रांसीसी क्रांति को जन्म दे देते हैं। तो हम एक एक करके एक बढ़िया से हम एक स्ट्रक्चर के मॉडल में हम फ्रांसीसी क्रांति को पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं, और हमें उम्मीद करेंगे कि आपको आज के बाद फ्रांसीसी क्रांति पढ़ने के बाद कहीं से कोई दिक्कत नहीं होने वाली है और नोट्स आपके बेहतरीन तरीके से भी तैयार होंगे। दोस्त, फ्रांसीसी क्रांति में सबसे पहले हम देखेंगे कि हम कुछ क्या क्या मुद्दे देखने वाले हैं इसमें। पहले दोस्त हम लोग पृष्ठभूमि देखेंगे, आखिर पृष्ठभूमि क्या थी। पृष्ठभूमि देखेंगे, फिर इसके बाद इसमें कुछ हम कारण देखेंगे, आखिर कारण क्या था। राजनीतिक कारण देखेंगे, और सामाजिक कारण देखेंगे, पूरा स्ट्रक्चर देखेंगे अच्छे से। सामाजिक कारण देखेंगे, राजनीतिक कारण देखेंगे, आर्थिक कारण देखेंगे, बौद्धिकों की भूमिका देखेंगे, रूसो को देखेंगे, रूसो, वॉल्टेयर जो ये 18वीं सदी के महान चिंतक जो हुआ करते थे, इनको देखेंगे, बौद्धिकों की भूमिका देखेंगे। इसके बाद फ्रांसीसी क्रांति के बाद प्रभाव देखेंगे, प्रभाव स्वरूप देखेंगे। हम प्रभाव स्वरूप को 3 एंगल में आपको हम बांट के बता देते हैं। 3 एंगल में हम देखेंगे कि क्रांति के हर चरण में अलग अलग परिवर्तन होते हैं। हम उस सारे परिवर्तन को अलग अलग चरणों में करके देखेंगे अच्छे से। 1789 से 1792 में ये प्रथम चरण के रूप में देखेंगे। प्रथम चरण 1792 से 1793 तक द्वितीय चरण देखेंगे। 1793 से 99 तक तृतीय चरण देखेंगे। और 1799 से 1802 तक चतुर्थ चरण देखेंगे। इसमें हम नेपोलियन बोनापार्ट को देखेंगे, उसके शासन प्रणाली को देखेंगे। नेपोलियन बोनापार्ट आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में। इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो मेरा यही स्कीम होगा दोस्तों कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, कैसे पढ़ने वाले हैं, हम इसके बारे में आपको बेहतरीन तरीके से पढ़ाने वाले हैं। और इन सब के बाद हम तात्कालिक कारण को भी देखेंगे, बौद्धिकों की भूमिका के बाद तात्कालिक कारण क्या था ये उसको भी देखेंगे। तात्कालिक कारण, अब हम जो चरण है हम इसी में इसके प्रभाव स्वरूप, क्योंकि क्रांति में क्या परिवर्तन होते हैं, क्रांति में परिवर्तन होते हैं क्योंकि संवैधानिक राजतंत्र कैसे कैसे परिवर्तन होता, सामंतवाद कैसे परिवर्तन होगा, वो सब खत्म होगा, उसके बाद क्या चीज़ें आएंगी इस पर हम डिस्कस करेंगे दूसरे चरण में। क्योंकि जो ये चरण था इसमें मध्य वर्ग की भूमिका ज़्यादा होती थी, इसमें दूसरी चरण में निम्न वर्ग की भूमिका होती थी। मध्य वर्ग की जिग जैग तरीके से परिवर्तन फ्रांस में दिखता है। पहले मध्य वर्ग बढ़ेगा, मध्य वर्ग, निम्न वर्ग, फिर मध्य वर्ग, फिर निम्न वर्ग, फिर निम्न वर्ग, फिर इस तरीके से जो हम परिवर्तन देखेंगे जिगजैग तरीके से, इसमें आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार से फ्रांस में परिवर्तन। फ्रांस का जो परिवर्तन था ये युगांतरकारी परिवर्तन था, जो अब तक का सबसे बेहतरीन परिवर्तन ये पूरे यूरोप में एक परिवर्तन दे देता है। और आधुनिक अर्थव्यवस्था तक की जो चेंजेज आज यूरोप में जो व्यवस्था है वो फ्रांस की क्रांति के जरिए ही एक परिवर्तन दिखाई पड़ता है। दोस्तों, तो हम एक एक करके एक एक चीज़ें अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं, बढ़िया सा, और पढ़ेंगे, लिखेंगे और समझेंगे भी, समझिए आप ना। तो आप पहले हम देखते हैं पृष्ठभूमि क्या थी इसकी। पृष्ठभूमि आप सबको पता है कि आखिर यूरोप की पृष्ठभूमि कैसी थी। यूरोप में पहले पुरातन व्यवस्था होती थी, यूरोप में पुरातन व्यवस्था हुआ करती थी, पुरातन व्यवस्था। अब आप पूछेंगे हमसे कि आखिर पुरातन व्यवस्था क्या होती है। पुरातन मतलब पुरानी व्यवस्था, पुरानी व्यवस्था में मतलब निरंकुश राजतंत्र। निरंकुश राजतंत्र
आपको हम पहले भी लेक्चर में बता चुके हैं, निरंकुश राजतंत्र का मतलब सीधा सीधा होता है जिसमें कि इस पर कोई अंकुश न हो, जिस पर अंकुश कोई ना हो। जिस प्रकार से जब वहाँ की जनता बेहाल हो गई, वहाँ के राजा से मांग की कि हमें रोटी चाहिए, तो वहाँ की जनता रोटी नहीं तो ब्रेड खाओ। ये क्या भाषा है, ये क्या लैंग्वेज है? मतलब उनका कोई अंकुश नहीं, वो लगातार कर लगा रहे हैं, वो लगातार कर लगा रहे हैं जनता को लेकर उनके प्रति कोई समानुभूति तो एम्पैथी तो छोड़ो, सिंपैथी की भावना भी नहीं है। ये निरंकुश राजतंत्र है। निरंकुश राजतंत्र की व्यवस्था सामंत कुलीन तंत्र की व्यवस्था सामंत कुलीन तंत्र की व्यवस्था, चर्च व्यवस्था, चर्च व्यवस्था, कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था, कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था, कृषि पर आधारित मतलब दोस्त ये जो पुरातन व्यवस्था था, इसी पुरातन व्यवस्था को तोड़ना, इसी पुरातन व्यवस्था को तोड़कर जो निरंकुश राजतंत्र है, संवैधानिक राजतंत्र की बात की पहले चरण में हम देखेंगे कि इसी पुरातन व्यवस्था में जो निरंकुश राजतंत्र है, इसको तोड़कर किस प्रकार से संवैधानिक राजतंत्र की बात कर दी जाएगी, जो हम यहाँ पर प्रथम चरण में देखेंगे 1789 से 1792 के बीच। तो इस निरंकुश राजतंत्र को तोड़ना, सामंत कुलीन तंत्र के तोड़ना, चर्च व्यवस्था जो प्रबोधन का पुनर्जागरण में परिवर्तन हुआ था, लेकिन उतनी बेहतरीन परिवर्तन नहीं हो पाएगा जो अब परिवर्तन दिखाई पड़ेंगे चर्च व्यवस्था का। चर्च व्यवस्था कृषि पर आधारित व्यवस्था होती, कृषि पर अर्थव्यवस्था जो ज़्यादा उत्पादन होता नहीं था, ज़्यादा अच्छी प्रणालियाँ होती नहीं थी, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे इनको कर देने पड़ते थे, बहुत सारी इनको चीज़ें देनी पड़ती थी। ये सारी चीज़ें जो थी बहुत दिक्कत पैदा करती थी इनके लिए ना। तो हम पहले इसको देख लेते हैं कि आखिर फ्रांसीसी व्यवस्था थी क्या, फ्रांसीसी पुरानता व्यवस्था में आखिर क्या चेंजेस था। तो आप लोग पहले हेड डालिए फ्रांसीसी क्रांति 1789 में, पृष्ठभूमि डाल के लिखिए, पृष्ठभूमि में डाल के पुरातन व्यवस्था के बारे में आपको ये जो चीज़ें थी इसको बारे में आप नोट करिए, इसको अच्छे से एक एक करके हम नोट भी कराते जाएंगे ताकि आपको आगे चलकर, क्योंकि हम ढेर सारा एक साथ बता दें और आप वो चीज़ें आई ना, तो हम बताते जाएं, समझाते जाएं और लिखाते जाएंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ भी आएगा। समझ रहे हैं ना आप? पुरातन व्यवस्था, यूरोप में परिवर्तन, यूरोप में पुरातन व्यवस्था मौजूद थी, यूरोप में पुरातन व्यवस्था मौजूद थी। इसका तात्पर्य है कि राजनीतिक स्तर पर निरंकुश राजतंत्र, राजनीतिक स्तर पर निरंकुश राजतंत्र मौजूद था, राजनीतिक स्तर पर निरंकुश राजतंत्र मौजूद था जो सामंती व कुलीनों की सहायता से शासन चलाता था, जो सामंत व कुलीनों की सहायता से शासन चलाता था। ये सामंत व कुलीन जनता का शोषण करते थे, ये सामंत व कुलीन जनता का शोषण करते थे, ये सामंत व कुलीन जनता का शोषण करते थे। आर्थिक दृष्टि से कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था थी, कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था थी, जहां उत्पादन की कमी एवं परिवहन सुविधाओं में कमी तथा अकुशल वित्तीय संस्थाएं मौजूद थी। सामाजिक स्तर पर वर्ग विभाजित समाज था, जिसमें कुलीन सामंत विशेषाधिकार वर्ग थे, समझ रहे हैं ना आप? कुलीन सामंत विशेषाधिकार वर्ग थे। ये था मतलब इसकी पृष्ठभूमि, ये ऐसा समाज हुआ करता था, ऐसा राजतंत्र में ऐसी प्रॉब्लम थी, ये सारी चीजें थी निरंकुश राजतंत्र में ना। निरंकुश राजतंत्र में ये सारी चीजें थी। अब हम देखें कि आखिर इससे कारण कहां से कैसे दिखाई पड़ते हैं। एक एक करके हम कारण देखेंगे, फिर तात्कालिक कारण क्या था उसको भी देखेंगे।
पहले राजनीतिक कारण समझते हैं, आखिर राजनीतिक कारण क्या था। पहला राजनीतिक कारण, राजनीतिक कारण दोस्तों पहला सब था कि जो इस समय शासन प्रणाली था वो दैवीय सिद्धांत पर आधारित था। दैवीय सिद्धांत पर आधारित का मतलब सीधा सीधा सा होता है कि दैवीय सिद्धांत पर आधारित था। दैवी सिद्धांत इसमें ये व्यवस्था था कि जो देवता के रूप में जो राजा को, आप प्राचीन काल में भारत में भी पढ़ेंगे कि जो ब्राह्मण वर्ग के लोग ऐसा माना जाता था, जो भी ब्राह्मण है वो गलत ना माने हमें, क्योंकि पठन पाठन में जो चीज़ें हैं उसको बताना है। तो जो दैवी सिद्धांत के अंदर कि जो राजा है वह देवता का अवतार है और देवता के रूप में जो वो करेगा वो गलत कभी नहीं करेगा ना। वो ऐसी मान्यताएं थी कि दैवी सिद्धांत पर आधार पर शासन प्रणाली चलती थी। ठीक, तो दैवी सिद्धांत के आधार पर शासन प्रणाली चलती थी, जो ये एक व्यवस्था के हिसाब से गलत व्यवस्था थी, क्योंकि राजा देवता के रूप में यहाँ पर मान्यता देते कि अपने आप को देवता समझते थे। दैवी सिद्धांत पर आधार पर शासन प्रणाली होती थी, जो एक निरंकुश राजतंत्र की सीधा सीधा पर्याय दिखाई पड़ता है। जब दैवी सिद्धांत पर आधारित होगा तो राजा का इच्छा ही कानून होगा। राजा का इच्छा ही कानून था। राजा का इच्छा ही कानून था। तो इसमें क्या था कि जो राजनीतिक कारण में दैवी सिद्धांत के आधार पर शासन प्रणाली होती थी, राजा का इच्छा ही कानून हुआ करता था और निरंकुश राजतंत्र की भूमिका थी। तो ये सारे कारण क्या थे कि जो अब अन्य वर्ग होंगे, जो मध्य वर्ग चाहता था कि संवैधानिक राजतंत्र की बात हो, संवैधानिक राजतंत्र बने, जो चीज़ें हों एक संविधान लिखा जाए, इस आधार पर हो, तो एक क्रांति का कारण बन जाता है कि इनको, ताकि ये सारी निरंकुश राजतंत्र जो प्रणाली है इसको हटाया जाए। जब ये हटेगा तभी ये सिस्टम सही हो पाएगा। और तीसरा सबसे प्रमुख कारण था कि जो राजनीतिक कारण, जो सबसे प्रमुख कारण था कि राजा का विलासितापूर्ण जीवन। राजा का जो विलासितापूर्ण जीवन होता था कि ये अपने सुख सुविधाओं में इतने व्यस्त होते थे कि प्रजा के प्रति उनकी कोई उत्तरदायित्व तो नहीं होता था। उनका कोई मतलब कि किसी भी प्रकार का उत्तरदायित्व, जिम्मेदारी नाम की कोई चीज़ नहीं होती थी। जो लुई 14वें के काल में दिखाई पड़ता है, लेकिन लुई 15वां, लुई 16वें के काल में ये एकदम छीड़ हो जाता है। तो इसके कारण ये राजनीतिक कारण बन जाते हैं कि फ्रांस की क्रांति के। तो इन राजनीतिक कारण के कारण फ्रांस में जो होती है क्रांति होती 1789 की महान क्रांति, जिसे यूरोप में एक परिवर्तनकारी क्रांति के रूप में जाना जाता है। और दूसरा जो सबसे प्रमुख कारण माना जाता है सामाजिकरण। सामाजिक कारण दोस्तों ये ऐसे आपको आप बनाइए इसको अच्छे से। जो फ्रांस का समाज था वह 3 वर्गों में बटा हुआ था। पहला स्टेट, सेकेंड स्टेट, थर्ड स्टेट। दोस्त, जो पहले स्टेट और दूसरे स्टेट के लोग थे ये विशेषाधिकार वर्ग के लोग थे। ये विशेषाधिकार वर्ग लोग थे, ये शोषक थे। जो तृतीय स्टेट के लोग हैं ये अधिकार विहीन लोग थे। ये शोषित लोग थे। अब इसमें कौन कौन था? इसमें फर्स्ट वर्ड में इसमें था पादरी वर्ग, उच्च पादरी वर्ग, क्योंकि एक निम्न पादरी वर्ग था, उसकी स्थिति
जनसाधारण के जैसा ही थी। निम्न पादरी वर्ग, जो उच्च पादरी वर्ग था इसको कर में मुक्ति मिली थी, कर में छूट थी। दूसरा, यह दारथ नामक धार्मिक कर लगाता था। मतलब दोस्त कि जो ये पहले स्टेट में पादरी वर्ग हुआ करता था, ये कर में इसको छूट थी, ये किसी भी प्रकार के कर नहीं देता था, और साथ में इसको अन्य प्रकार के अन्य लोगों पर, मतलब कि जो तृतीय स्टेट के लोग हैं, आपको हम बताएंगे कि उसमें जनसाधारण लोग थे, मध्य वर्ग लोग थे, इन पर वह कर लगाता था। तो इन पर कर लगाता था, इनको पादरी वर्ग था। लेकिन उसी में इसी फर्स्ट स्टेट के अंदर एक निम्न पादरी वर्ग था जो पूजा पाठ ये सब करवाता था, जो अंत में देखोगे तो निम्न वर्ग मध्य वर्ग के साथ में हो जाता है। ये पहले स्टेट के लोग, ये निम्न पादरी वर्ग, इसकी स्थिति जनसाधारण के ही तरह थी, इसको किसी प्रकार की सुख सुविधा नहीं थी, लेकिन इसको फर्स्ट स्टेट में गिना जाता है, जनसाधारण वर्ग की स्थिति थी। समझ रहे ना? ये था पादरी वर्ग, निम्न पादरी। दूसरे स्टेट में आते हैं कुलीन वर्ग या सामंत। ये जो थे शासन प्रणाली के उच्च पदों पर नियुक्ति होती थी इनकी, उच्च पदों पर नियुक्त होते थे। जितनी शासन प्रणाली में जितने चीजें होती, जितने भी उच्च पद होते थे, उस पे नियुक्ति जो थी कुलीन वर्ग की होती थी, कुलीन वर्ग होती थी, सामंत वर्ग की होती थी। और इन्हें भी कर में छूट था। साथ में तृतीय स्टेट से उपहार भी प्राप्त करते थे, कर भी लगाते थे। अब बताओ, ये भूस्वामी वर्ग होता था। ये जो द्वितीय स्टेट था, भूस्वामी वर्ग था, ये कुलीन वर्ग, सामंत वर्ग होते थे। शासन प्रणाली में उनके उच्च पदों पर नियुक्ति होती थी और इन्हें कर में छूट मिलता था। कर में छूट मिलने के साथ साथ इन्हें जो निम्न वर्ग के लोग थे, मध्य साधारण वर्ग लोग थे, पत्रकार थे, डॉक्टर थे, मध्य वर्ग लोग थे, ये लोग इनको उपहार देते थे, धन देते थे, कर भी देते थे। तो इनकी स्थिति इस प्रकार से थी। जो तृतीय स्टेट के अंतर्गत दोस्त आते हैं, इनमें थे जनसाधारण वर्ग, मध्य वर्ग, जनसाधारण वर्ग, मर्ग वर्ग, जिसमें किसान, मजदूर ये लोग होते थे। मध्य वर्ग जो इस समय बहुत जागरूक था, क्योंकि इसके पास आर्थिक रूप से संपन्न था, जागरूक था। मध्य वर्ग यहां पर लिख दे रहे हैं, मध्य वर्ग आर्थिक संपन्न था, आर्थिक रूप से बहुत संपन्न था। जब इसके अंतर्गत डॉक्टर, पत्रकार, वकील ये लोग आते थे। तो दोस्त आप ये था फ्रांसीसी समाज। फ्रांसीसी समाज देखो एक किस प्रकार से ये वर्गों में विभाजित है। यही वर्ग विभाजन ही जो फ्रांसीसी क्रांति का मूल कारण बन जाता है। जो निम्न वर्ग था, इसके पास ये निम्न वर्ग जो था, किसान, मजदूर, ये तो बहुत समय से उत्कंठित था, ये बहुत समय क्रांति के लिए बहुत ज्यादा परेशान था, लेकिन इसके पास कोई लीडरशिप नहीं थी। अब आगे चल अब हम देखेंगे इसी समय मध्य वर्ग आर्थिक संपन्न है, जागरूक है, हर तरीके से संपन्न है। तो जब यही चीजें देखेगा मध्य वर्ग जब चीजें देखेगा तो यही मध्य वर्ग क्या नाम है, निम्न वर्ग का लीडरशिप दे देगा। जो क्योंकि निम्न वर्ग बहुत समय से परेशान था। आप आगे हम बताएंगे किस प्रकार से आगे जब टेरिस कोर्ट की जो सभा होती है कि जब लुई 16वां उसको उस सभा को खत्म करने के लिए कोशिश करता है, तो किस प्रकार से निम्न वर्ग अपने हर तरीके से लेकर हथियार, कुल्हाड़ी, डंडे लेकर किस प्रकार से मध्य वर्ग की रक्षा करते हैं और क्रांति को बचा लेते हैं, क्रांति हो जाती है।
तो हम आगे यही देखेंगे, जनसाधारण वर्ग, मध्य वर्ग जागरूक था। इसमें ये जो विभाजन था, यही विभाजन क्रांति का सबसे मूल कारण बन जाता है। क्योंकि अब ये लोग सोचो, ये लोग कोई कर नहीं दे रहे हैं, किसी प्रकार कर नहीं देंगे, और कर का एक अधिकार मात्र एक करदाता, मात्र यही करदाता है, और इनकी समाज में संख्या 1% है, इनकी लगभग 10% हो गई मान लो। अब सोचो समाज में 11% जनसंख्या इनकी है, 11% जनसंख्या इनकी है, और लगभग 89% जनसंख्या तृतीय स्टेट की जनसंख्या है। और लेकिन संपत्ति के बारे में, अधिकार के मामलों में, हर जगह सारी व्यवस्थाएं समझ लो इनके आधार पर चलती हैं। लेकिन सारा विलासतापूर्ण जीवन, सारा सुख सुविधाएं का वहन सिर्फ प्रथम वर्ग और द्वितीय वर्ग करते हैं। तो एक उत्कंठा तो स्वाभाविक सी बात है, उत्कंठा होगी ही। भाई कमा हम रहे हैं, हमें कोई अधिकार ही नहीं है, हमें कोई इज्जत ही नहीं है, मान सम्मान ही नहीं है। खासकर मध्य वर्ग अब संपन्न हो चुका है। मध्य वर्ग तो प्रबोधन काल से संपन्न हो रहा है, व्यवसायिक क्रांति से संपन्न हो रहा है। जब उस समय उसने इतनी ऊंची आवाज दी थी कि प्रबोधन काल में राजतंत्र के सामने अपने तालिका फेंक दिया था कि हमें अधिकार चाहिए, संवैधानिक राजतंत्र की बात कर दिया था। तो इस समय तो मध्य वर्ग और मजबूत हो चुका है, 1789 ईस्वी चल रहा है। तो यही सीधी सीधी बात हो गई कि अब यही मध्य वर्ग जो है निम्न वर्ग का लीडरशिप देगा और क्रांति संपन्न हो जाएगी। समझ रहे हो ना? ये था आज सामाजिक कारण में किस प्रकार से परिवर्तन था। आप इसको देखिए, समझिए, ताकि हम आगे इसको एक एक करके क्या क्या स्टेट थे इसको लिखा भी देंगे। ठीक, इसको अगर आप स्क्रीनशॉट लेना हो ले लीजिए, आप लोग समझ लीजिए, फिर अधिकार भी लिख लीजिए। स्क्रीनशॉट लेना हो या फिर किसी भी प्रकार से आप इसको ले सकते हैं, और या फिर लिखना हो लिख लीजिए अपना बटन को पॉज करके। ठीक, तो दोस्तों ये था सामाजिक कारण। अब हम पढ़ेंगे कि आर्थिक कारण क्या थे इसके। आर्थिक कारण, दोस्तों आर्थिक कारण में सबसे इंपॉर्टेंट जो कारण था, आपको तो तात्कालिक कारण के रूप में भी इसकी गिनती हो जाती है। तो आर्थिक कारण में पहला कारण हम डाल देते एकमात्र करदाता। एकमात्र करदाता। दोस्त अब बताओ, ये जो वर्ग थे, क्योंकि आप जो भी कर लगाएंगे एक परसेंटेज लगाएंगे, जिसे कि अगर हम 10 रुपए कमाते हैं, आप लगाएंगे हमारे पास, अगर हमारे पर लगाएंगे 2% कर लगाएंगे तो आप हमसे उतने पैसे ले लेंगे ना, 2 रुपए ले लेंगे। ठीक, 20% कर लगाएंगे तो आप हमसे 2 रुपए ले लेंगे। तो आप 20% कर लगाए तो हमसे 2 रुपए ले लिए, लेकिन हम 10 रुपए कमा रहे हैं ना, हम 10 कमाएंगे तो आप 2 ही पाएंगे। अगर वही अगला इंसान अगर 100 रुपए कमाता है, अगर 100 रुपए कमाता है, उससे 20% लगाएंगे तो 20 रुपए आप उससे कर पाएंगे। तो जो निम्न वर्ग है, मध्य वर्ग है, उसकी तो इनकम उतनी ज्यादा तो नहीं है कि जितना ये लोग अन्य प्रकार के कर अपना भूस्वामी वर्ग लोग हैं, पादरी वर्ग लोग हैं। तो इसमें एकमात्र करदाता कौन है? यही जनसाधारण लोग हैं। जब भी अब इतनी बड़ा देश, इतना बड़ा समाज को, शासन प्रणाली को चलाने के लिए सिर्फ एकमात्र करदाता है, कौन? जनसाधारण वर्ग। तो इससे क्या होता है कि आय में कमी होगी। आय में जब कमी होगी तो शासन प्रणाली अच्छे से नहीं चल पाएगी। अब शासन प्रणाली जब अच्छे से नहीं चल पाएगी, लोगों को जरूरतें नहीं पूर्ति हो पाएंगी। किसी ने बड़ी अच्छी बात कही है फ्रांस की क्रांति को लेकर। क्रांति इसलिए नहीं होती कि कुछ लोग उसे चाहते हैं, क्रांति इसलिए होती है कुछ लोग ऐसा कुछ चाहते हैं जो उन्हें नहीं मिलता है ना।
तो वही बात होती है कि अब क्रांति एकमात्र करदाता है, जब शासन प्रणाली अच्छे तरीके से नहीं चल पाएगी, चीज़ें नहीं संपन्न होगी और तुम मांग सीधा सीधा बढ़ेगा, भाई कर का आधार बढ़ाओ। लेकिन कर का आधार बढ़ाना सबसे एक अच्छी कुशल नीति मानी जाती है, लेकिन इनके अंदर यहाँ पर जो शासन प्रणाली थी, इनके अंदर ये सबसे बड़ी दिक्कत थी कि ये इनकी व्यय की अकुशल नीति थी, इनकी कर प्रणाली अकुशल नीति थी। ये क्या करते थे, जैसे जैसे इनका व्यय बढ़ता था वैसे वैसे ये कर में वृद्धि करते थे। ये सिस्टम तो बिल्कुल नहीं सही है, क्योंकि कर में वृद्धि, व्यय वृद्धि, कर वृद्धि, ये नहीं चीज ठीक है। व्यय वृद्धि हो रही है, आप कर आधार को बढ़ाइए कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को से यहाँ पर कर में जोड़िए, तो ये सिस्टम बहुत अच्छा होता है। लेकिन इनकी व्यय की अकुशल नीति जो थी, ये लफड़ा था जो क्रांति का कारण बन जाता है। व्यय की अकुशल नीति, व्यय की अकुशल नीति थी। और तीसरा जो कारण था, राजकोष का विलासितापूर्ण राज का विलासिता के लिए प्रयोग। अब जो ये लुई 16वां था, लुई 15वें थे, ये राजकोष का जो ज्यादा से ज्यादा धन अपने विलासितापूर्ण जीवन में खर्च करते थे, इनकी अर्थव्यवस्था खराब हो जाती थी। तो ये सबसे बड़ा कारण माना जाता है कि यहाँ पर। और जो चौथा जो कारण माना जाता है आर्थिक कारण में, उसका सबसे वो जो कारण है वो अमेरिकी क्रांति में से हुई क्षति। अमेरिकी क्रांति से हुई क्षति। आपको हम बता चुके हैं पहले भी कि अमेरिकी क्रांति से किस प्रकार क्षति हुई फ्रांसीसियों को, क्योंकि ये जब कनाडा को गंवा दिए थे तो अटलांटिक सागर में ब्रिटेन को रोकने के लिए अमेरिका का सहायता दिए, और वहां पर इनका ज्यादा से ज्यादा क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा धन इनका वहां पर संचय, वहां पर खर्च हो जाता है। जब वहां पर ज्यादा से ज्यादा धन खर्च होगा तो इनकी अर्थव्यवस्था खराब हो जाती है। तो इसके जो आर्थिक कारण थे, इसके ये सबसे प्रमुख कारण माने जाते हैं आर्थिक कारणों में ना। इनका जो आर्थिक कारण था ये था। तो दोस्त, इन्हीं सब आर्थिक कारणों से अब हम बताएंगे कि अब ये देखेंगे कि ये सब जो आर्थिक कारण थे, सामाजिक कारण थे, राजनीतिक कारण थे, इसके जरिए किस प्रकार से फ्रांस में क्रांति घटित होती है और चीजें परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़ जाती हैं। आपको ये भी पता है कि किस प्रकार से बौद्धिकों जो ये थे फ्रांस क्रांति में रूसो की बहुत बड़ा बौद्धिकों की भूमिका की अगर हम बात करेंगे, रूसो की बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस हो जाता है। रूसो बोलता है कि मानव स्वतंत्र है, प्रकृति की गोद में हर कोई स्वतंत्र है, तो निरंकुश राजतंत्र पर चोट पड़ जाता है। उधर वॉल्टेयर महोदय शक्ति की, मॉन्टेस्क्यू जो थे शक्ति के पृथक्करण की बात करते थे कि शक्ति का अलग अलग आधार हो। उधर एडम स्मिथ साहब 1773 में उनकी पुस्तक में एडम स्मिथ मुक्त अर्थव्यवस्था की बात करते थे, तो कि जो राजतंत्र है, जो एक केंद्रीकरण व्यवस्था, उसको मुक्त अर्थव्यवस्था की बात करते थे, व्यापारिक चीजों को बढ़ा। ये सारी जो चीजें थी, ये बौद्धिकों की अलग भूमिका हो जाती है फ्रांस की क्रांति में। अगर हम तात्कालिक काल की बात करें तो तत्काल में क्या होता है कि उस समय जब फ्रांस की क्रांति, जब हम अमेरिका से ये सैनिक युद्ध से लौटे, जो वहां पर अमेरिका से फ्रांसीसी की तरफ से युद्ध करने गए थे अमेरिका की सहायता के लिए ब्रिटेन के विरुद्ध, तो जब वो लौटे तो वहां के जो सैनिक थे, वहां के स्वतंत्रता बंधुता के नारे जो थे, वो आपको अमेरिकी क्रांति में पढ़ा चुके हैं। उन नारों का प्रभाव जब फ्रांसीसी समाज में पड़ा, जब वहां के लोग सैनिक यहाँ पर आके लोगों को बताए, लोग जागरूक हुए, तो वो भी स्वतंत्रता, समानता, बंधुता के नारे लगाने लगे और उसकी मांग करने लगे। ये एक तात्कालिक कारण इसके भी हो जाते हैं। दूसरा कारण क्या था कि जब ये फ्रांसीसी क्रांति घटित होने का, कि जब अमेरिका के से युद्ध, अमेरिकी क्रांति होने के बाद जब फ्रांसीसी अर्थव्यवस्था समाप्त हो जाती है, फ्रांसीसी अर्थव्यवस्था में बहुत सारी समस्याएं, दिक्कत हो जाती हैं, तो लुई 16वां जो वहाँ का जो राजा था, उसने अपने प्रधानमंत्री कोलोन को उस पे विचार विमर्श करने की बात कही। तो उसने बताया कि अब एक ही आधार है कि आप कर आधार को बढ़ाइए। जब आप कर आधार को बढ़ाएंगे तो आपका अर्थव्यवस्था सही होगा। लेकिन अब कर आधार को, आपको पहले बता दिए कि कर आधार को बढ़ाना भाई उतना मुश्किल, बहुत बड़ी मुश्किल थी, क्योंकि ये कुलीन तंत्र और पादरी वर्ग के शासन प्रणाली से इनका शासन प्रणाली चलता था। तो
क्या हुआ कि ये एक सभा बुलाते हैं जो 190-95 वर्षों के बाद ये सभा बुलाई गई कि संसद का सभा बोल, हर वर्ग अपने अपने लोगों में एक जिज्ञासा थी कि हमें वहाँ पर क्या क्या छूटें मिलेंगी, मतलब क्या हमें व्यवस्था मिलेगी, मतलब हर वर्ग के अंदर एक अलग सा भावना था, अच्छा भावना फील कर रहे थे वहाँ पर जाएंगे। लेकिन जब उस सभा में हर कोई उपस्थित होता है, सभी वर्ग के लोग उपस्थित होते हैं, तो एक समस्या उत्पन्न हो जाती है कि आखिर ये समस्या उत्पन्न हो जाती है कि यहाँ पर जो निर्णय लिया जाएगा वह निर्णय किस आधार पर लिया जाएगा, बहुमत पर लिया जाएगा कि मतलब कि ये जो संसद के जितने सदस्य हैं उनके बहुमत पर लिया जाएगा कि समस्त जनता के बहुमत पर लिया जाएगा। अब दिक्कत, क्योंकि जो पादरी वर्ग लोग थे, कुलीन वर्ग के लोग थे, इनकी शासन प्रणाली में संख्या ज्यादा थी। ये लोग चाहते थे कि पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग जो चाहते थे कि ये जो संसद में जो संख्या है इन्हीं के आधार पर बहुमत लिया जाए। लेकिन जो निम्न वर्ग मध्य वर्ग के लोग थे, अब ये लोग तो चाहते थे कि भाई बहुमत के आधार पर लिया जाए, कि जो जितनी जनता है उनकी बहुमत के आधार पर लिया जाए। तो अब कुलीन वर्ग सोचते भाई इनके अंदर तो लाखों को लोग एकदम खूब लाठी लेके हर तरीके से पहुंचे थे, अपना हर तरीके से अपनी मांग रख रहे थे। निम्न वर्ग मध्य वर्ग, डॉक्टर पत्रकार कुलीन, डॉक्टर पत्रकार वकील, ये सारे लोग थे। अब इनकी मांगे थी कि नहीं बहुमत के आधार पर लिया जाए। ये लोग चाहते नहीं, वो बहुमत नहीं, जो संसद में जो सीटें हैं उनके बहुमत पर आधार पर, क्यों जानते थे कि शासन प्रणाली में हमारी संख्या ज्यादा है तो हम आराम से जीत जाएंगे। तो लेकिन अब अगर कुलीन और बहुमत के आधार पर कर देंगे तो इनकी मांगे ज्यादा पूर्ति होंगी। तो इस पे विवाद छिड़ गया। अब इस पे विवाद छिड़ गया क्योंकि इनकी संख्या बहुत ज्यादा थी, क्योंकि आपको पहले बता दिया, लिखा दिए थे सामाजिक बारे में, इनकी संख्या सबसे ज्यादा थी। तो अब क्या हुआ, विवाद हो गया। तो ये लोग जो थे निम्न वर्ग, जो मध्य वर्ग के लोग थे, ये वहां से विवाद होकर वहां से सीधा गया टेरिस कोर्ट। फ्रांस में एक जगह है टेरिस कोर्ट, और टेरिस कोर्ट में सभा करने लगे, क्योंकि जब तक संविधान का निर्माण नहीं होगा तब तक हम नहीं हटेंगे। तो लुई 16वां जो था, जो वहां का शासन था, वो वहां पर उनके ऊपर आक्रमण करने के लिए अपने सैन्य भेजा, अपना सेना भेजा कि उनको हटाया जाए, उनको वहां से हटाया जाए। लेकिन वह कहे जब तक संविधान का निर्माण नहीं हो जाएगा, जब तक संवैधानिक राजतंत्र की बात नहीं हो जाएगी, जब तक अच्छी शासन प्रणाली व्यवस्था नहीं हो जाएगी, तब तक हम नहीं हटेंगे। वो क्रांति वहीं से शुरू हो जाती है। अब चाहते थे, आप आगे हम बताएंगे किस प्रकार फ्रैंकफर्ट की संधि होती, फ्रैंकफर्ट की क्रांति के समय किस प्रकार से वहां पर निम्न वर्ग ने सहायता न देने की वजह से वहां के शासक ने उनको हटा दिया था। लेकिन यहां पर हटा नहीं पाएगा, क्योंकि ये हटा तो आराम से देता है, जैसे जैसे अब आपको हम बताया कि जो निम्न वर्ग था, निम्न वर्ग के अंदर हर समय उत्कंठा होती थी कि हम इस सरकार का, यहाँ का जो शासन प्रणाली है, इसको कैसे हम तोड़ें। लेकिन उसके अंदर कोई लीडरशिप नहीं था। अब लीडरशिप की भूमिका तो मध्य वर्ग उठा ही रहा था, मध्य वर्ग सीधा टेरिस कोर्ट में सभा कर ही रहा था। अब मध्य वर्ग को हटाने के लिए सेनाएं चली गई। लेकिन अब निम्न वर्ग, जैसे सुनिए, निम्न वर्ग के पास जो भी था, मजदूर किसान, जो भी हथौड़ी, गड़ासे, लाठी, डंडे चारों तरफ से लेके टेरिस कोर्ट घेर लिए। अरे तेरी की देखते थे लाखों करोड़ों लोग की भीड़ हो गई। अब ये लोग क्या हुआ है, अब जो तो सेना था, अब यहाँ पे जो सरकार थी, ये दब गई कि अब क्या हुआ कि अब हम इनको हटा ना सकते, और क्रांति घटित हो गई।